हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कंपटीशन सेंट्रिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लैट, डीयू, एलएलबी, बीएचयू एलएलबी और वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में मेरा हम लोग का ये पहला स्टेप है। दोस्तों, हम लोग बारी बारी से सभी एस्पेक्ट्स पे विचार करेंगे। अभी देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग टॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्ट अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फैमिली लॉ के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस टॉपिक्स हैं दोस्तों जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि इट कंटेन्स द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द स्टेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यानी संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी देश और या राज्य को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होता है। उसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि कैसे किसी राज्य को किस दिशा में लेकर जाना है। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और आप इंडिया के परपेक्स में देख सकते हैं कि इंडिया में किस तरह की संविधान है। या तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अपनाते हैं, जबकि अमेरिका में इसके ठीक अपोजिट हम लोग यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे हम फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में दो चार वर्ड और जान लेते हैं, दो चार बातें। लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ये विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें जब संविधान बना था तो 395 आर्टिकल हैं, जो कि मूलतः अभी भी उतना ही है, लेकिन 22 पार्ट्स अभी भी थे, पहले भी थे। शेड्यूल्स में बदलाव हो गया है दोस्तों। शेड्यूल्स में पहले इसमें 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अब 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। और अमेंडमेंट टिल 2016 101 हो चुके हैं। तो पहले जब संविधान बना था तो अमेंडमेंट सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर अम्बेडकर को हम लोग क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसको हम संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं। वी आर अम्बेडकर को उनको संविधान निर्माता के तौर पे जानते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, जो कि इनका योगदान भारतीय संविधान को बनाने में बहुत ही ज़्यादा रहा है दोस्तों। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था 29 अगस्त 1947 को। एडोप्टेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1947। दोस्तों, ये एक छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूछ लेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो उसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947। उसके बाद एडोप्टेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1947 को। केम इनटू फोर्स, यानी फोर्स में कब आया था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, जो हमारा संविधान का सबसे लास्ट 395 जो आर्टिकल है, उसमें साफ लिखा हुआ था कि जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा उसी दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनवैलिड यानी शून्य घोषित हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, किसी भी संविधान का, और साफ शब्दों में कह सकते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल फर्स्ट और लास्ट आर्टिकल यानी आर्टिकल 395 को दोस्तों आपको ध्यान होना ही चाहिए, ये दोनों आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था। उसके बाद सोशलिस्ट एंड सेकुलर, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में यानी प्रेम्बल में ऐड किया गया था, वो कब किया गया था? तो 42 यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 इंदिरा गांधी जी के द्वारा दोस्तों इसे ऐड किया गया था। उसके बाद 42 अमेंडमेंट को हम कह सकते हैं कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे दोस्तों, इसलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होता है, मंत्रिपरिषद होता है। तो हम साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है? दोस्तों, इसका आंसर सीधा है, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है दोस्तों, जबकि अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की क्या खासियत होती है? तो इसका ये पहली बेसिक खासियत है कि एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। यानी इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये एक दूसरे के साथ ही होते हैं, जबकि अमेरिका में एग्जीक्यूटिव टोटली सेपरेटेबल है लेजिस्लेचर से, और लेजिस्लेचर टोटली सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक ही व्यक्ति कभी लेजिस्लेट कानून बनाने में काम करता है, और वही व्यक्ति आपको एग्जीक्यूशन यानी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है। कभी लेजिस्लेटिव के तौर पे काम करता है, कभी एग्जीक्यूटिव के तौर पे। जैसे आप मंत्री हैं, तो आप मंत्री हैं दोस्तों, तो जब आप मंत्री के अपना ऑफिस से कार्यभार संभालेंगे तो आप एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेंगे, और अगर आप कानून लेकर आते हैं तो आप लेजिस्लेटिव के रूप में काम करते हैं। उसका कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं दोस्तों, ये हम लोग अभी इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उसके बारे में देख लें। आर्टिकल 24 क्या कहता है? देयर शैल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 24 में लिखा गया है। आर्टिकल 52 देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 63 देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
यानी भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रीट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को रीट की शक्ति दी गई है, यानी 5 तरह के रीट होते हैं दोस्तों, उसके बारे में आर्टिकल 32 के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 226 यानी हाई कोर्ट के बारे में है दोस्तों, यानी हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज से रिलेटेड है दोस्तों, इन रूरल एरियाज। 24 अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 370 आप जानते हैं, अभी हटा दिया गया है, J&K से रिलेटेड है। और दोस्तों यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है इसको देखिए। एवोल्यूशन ऑफ डबल गवर्नमेंट आफ्टर 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश क्राउन टू कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों इसका मतलब साफ है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके बाद जो कंपनी का सत्ता था वो ब्रिटेन के क्राउन प्रिंस के हाथों में चला गया, कंपनी से उस सत्ता को छीन लिया गया। कंपनी को यानी सीधे सीधे कंट्रोल किया जाने लगा, कहाँ से, तो क्राउन प्रिंस के द्वारा। और उन्हें कहाँ से शक्ति मिलती थी, तो उन्हें शक्ति मिलती थी वहाँ के पार्लियामेंट के द्वारा। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टेकन अवे बाय द चार्टर्ड एक्ट 1833। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 1861 में क्या हुआ था कि रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टेकन अवे बाय द चार्टर्ड एक्ट, जो 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया था, उसके द्वारा जो लेजिस्लेटिव पावर ले लिया गया था उसको रीस्टोर कर दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। उसका सेकंड पॉइंट था अलाउड इलेक्शन फॉर इंडियंस, इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट देने के लिए इन्हें अधिकार दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जिसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था दोस्तों, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, इससे गांधी जी बहुत ही ज़्यादा विरोध किए थे। उसके बाद आते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपन डोर्स फॉर इंडियंस, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची एंड बाइकैमरलिज्म, डायरची मतलब द्वैध एंड। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1936 सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच से पावर का सेपरेशन किया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। सदी के जो इस 19th सेंचुरी की जो सबसे बड़ी घटना आप कह सकते हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी बातें थी दोस्तों। इसके बिना क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं किया था कि भारत और पाकिस्तान एक दो राज्य बनेंगे, वैसा हुआ दोस्तों। और ये बहुत ही दुखद है दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ से हज़ारों लाखों लोग मारे गए। उसके बाद आप लोग जानते हैं दोस्तों कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। वीएन राव, फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में प्रथम इंडियन जज जो थे वो उनका नाम था वीएन राव। चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन कौन था, राजेंद्र प्रसाद। टेम्पोररी चेयरमैन, प्रोविजनल चेयरमैन कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। डेप्यूटी चेयरमैन फ्रैंक एंथोनी दोस्तों, ये एंग्लो इंडियंस थे। दोस्तों आज हम यहीं पे रोक रहे हैं दोस्तों, ये कुछ हमारा बेसिक जानकारी हो चुकी है। अब हम आगे से दोस्तों देखेंगे कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ठीक है, अब मैं यहीं पे रोकता हूँ।